जैसा भी हो सभी परेशान हो रहे हैं। मम्मी भी भाई भी उसको वहीं पड़ा हुआ है। क्या 9,630 फीट की ऊंचाई पर मौजूद 90 लोगों की भारी भीड़ के बीच से एक 24 साल की लड़की अचानक हवा में विलीन हो सकती है? पूरे देश को झकझोर देने वाले बबीता पांडे लापता मामले में पूरे 24 दिन बाद पुलिस की तफ्तीश में एक ऐसा खौफनाक और हैरान कर देने वाला सच सामने आ चुका है जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिसे पहाड़ों की गहरी खाइयों और घने देवदार के जंगलों में हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश की गई थी, वो सच अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है और सामने आ चुका है। वो असली मास्टरमाइंड जिसने इस पूरी रहस्यमयी घटना की स्क्रिप्ट खुद लिखी थी, आज इस वीडियो में हम आपको उस कड़वी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि यह सिर्फ एक लड़की के लापता होने की दास्तान नहीं है, बल्कि यह दोस्ती के पाक रिश्ते के नाम पर रची गई एक ऐसी घिनौनी साजिश और धोखे की कहानी है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उत्तराखंड की हसीन वादियों में बसे चिल्किया गांव में अपनी मां और भाई के साथ 24 साल की MBA छात्रा बबीता पांडे रहती थी। बबीता को आम जिंदगी से ज्यादा पहाड़ों की दुर्गम ऊंचाइयों और एडवेंचरस ट्रैकिंग से बेहद गहरा लगाव था। नई जगहों को एक्सप्लोर करना और कठिन से कठिन ट्रैक को पूरा करना उसका जुनून बन चुका था। साल 2026 के मई के महीने में बबीता ने एक बड़ा प्लान बनाया कि वो इस बार उत्तराखंड के प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रैक पर अपनी सहेलियों के साथ जाएगी। उसने इस रोमांचक ट्रिप के लिए अपने कॉलेज की कुछ फीमेल फ्रेंड्स से बात की और सब कुछ तय हो गया। 23 मई 2026 को उसने सफर की तैयारियां शुरू की और 25 मई की सुबह वो अपने घर से पहाड़ों की तरफ निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जब 25 मई की सुबह बबीता घर से निकलने लगी तो उसने अपनी माँ और भाई से कहा कि वो अपनी सहेलियों के साथ ट्रैकिंग पर जा रही है और 3-4 दिनों के भीतर वापस लौट आएगी। परिवार को उस पर पूरा भरोसा था, इसीलिए किसी के मन में कोई शंका या चिंता नहीं थी। लेकिन घर की दहलीज पार करते ही कहानी ने एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल बस स्टैंड पहुंचकर बबीता ने जब अपनी फीमेल फ्रेंड को फाइनल कॉल किया तो उसने ऐन वक्त पर किसी निजी कारण से जाने से मना कर दिया। बबीता इस ट्रिप को लेकर इतनी ज्यादा उत्साहित थी कि वो इसे रद्द नहीं करना चाहती थी और यहीं पर उससे वो सबसे बड़ी भूल हो गई जिसकी कीमत आगे चलकर पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। उसने घर पर सच बताने के बजाय एक झूठ का सहारा लिया और महज 2 महीने पहले एक शादी में बने अपने नए दोस्त हरमनपाल सिंह को फोन घुमा दिया। हरमनपाल सिंह पहाड़ों का शौकीन था, इसलिए जब बबीता ने उसे दयारा बुग्याल ट्रैक का आइडिया दिया तो वो तुरंत तैयार हो गया और उसने अपने एक और करीबी दोस्त हरमनप्रीत सिंह को भी इस सफर में शामिल कर लिया। बबीता ने अपने परिवार को इस बात की भनक बिल्कुल नहीं लगने दी कि उसकी सहेलियां इस ट्रिप पर नहीं जा रही हैं और वो 2 लड़कों के साथ अकेले पहाड़ों पर जा रही है। उसने अपने घर वालों से यह बात छुपाई और यही झूठ उसके सफर की सबसे कड़वी हकीकत बन गया। बबीता अपने गांव से निकलकर हरमनपाल और हरमनप्रीत से मिली और ये तीनों एक निजी गाड़ी में सवार होकर देहरादून की तरफ रवाना हो गए। देहरादून पहुंचने तक का सफर बेहद सामान्य था। तीनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह हसीन ट्रिप आगे चलकर एक खौफनाक जाल में बदल जाएगी। 26 मई 2026 को ये तीनों देहरादून से आगे बढ़े और उत्तरकाशी के रास्ते में आने वाली हर्षिल नाम की खूबसूरत जगह पर पहुंचे। वहां इन तीनों ने काफी वक्त गुजारा, तस्वीरें खिंचवाईं और सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके बाद 27 मई को ये तीनों गंगोत्री धाम और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के लिए गए। इस पूरे सफर के दौरान बबीता लगातार मुस्कुरा रही थी और उसके हाव भाव में किसी भी तरह का डर या तनाव दूर दूर तक नहीं था। 28 मई को यह सफर अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचा जब ये तीनों उत्तरकाशी जिले के प्रसिद्ध रायथल गांव पहुंचे, जो दयारा बुग्याल ट्रैक का सबसे प्रमुख बेस पॉइंट माना जाता है। रायथल पहुंचने के बाद इन तीनों ने एक लोकल लॉज में रात बिताई और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर चढ़ाई शुरू करने की पूरी रूपरेखा तैयार की। 29 मई 2026 की सुबह इन तीनों ने रायथल गांव से दयारा बुग्याल के लिए अपनी पैदल ट्रैकिंग शुरू की। पहाड़ों के संकरे रास्तों और पथरीली ढलानों पर कई किलोमीटर का कठिन रास्ता पार करने के बाद शाम होते होते ये तीनों आखिरकार गोई बेस कैंप पहुंचे। गोई बेस कैंप दयारा बुग्याल ट्रैक का एक ऐसा पड़ाव है जिसकी कुल ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 9,630 फीट है, जहां चारों तरफ सिर्फ ऊंचे काले पहाड़, घने देवदार के जंगल और हाड़ कंपा देने वाली बर्फीली हवाएं चलती हैं। 29 मई की शाम को जब ये तीनों वहां पहुंचे तो नजारा बिल्कुल आम था। वहां बबीता और उसके दोस्तों के अलावा लगभग 90 से ज्यादा अन्य ट्रेकर्स भी मौजूद थे और पूरे मैदान में करीब 30 से ज्यादा रंग बिरंगे तंबू लगे हुए थे। शाम ढलने के बाद इन तीनों ने भी अपने तंबू में जाने की तैयारी की, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई पहाड़ों का वो सन्नाटा
सन्नाटा एक डरावने सच में बदलने लगा। रात के लगभग 10:30 बजे तंबू के भीतर हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने शराब की बोतलें खोल ली और नशा करना शुरू कर दिया। बबीता को अपने दोस्तों का इस तरह तंबू के बंद दायरे के भीतर अमर्यादित व्यवहार करना बिल्कुल रास नहीं आया। उसने दोनों को कड़े शब्दों में मना किया और शराब पीने का पुरजोर विरोध किया, लेकिन नशे में धुत दोनों लड़के बबीता की बात मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद उनके बीच बेहद तीखी बहस और कहासुनी शुरू हो गई। बबीता का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उसने दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने मोबाइल फोन पर बहुत तेज आवाज में गाने बजाने शुरू कर दिए। इस बात पर दोनों लड़कों ने दोबारा अपनी आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें नींद आ रही है, इसीलिए म्यूजिक बंद करो या आवाज कम करो। इस बात को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बबीता भयंकर गुस्से और गहरी नाराजगी में आधी रात को उस तंबू से बाहर निकल गई। वो पहाड़ों की कड़कड़ाती ठंड में तंबू से करीब 50 मीटर दूर एक ऊंचे पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और अपने कानों में ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर गाने सुनने लगी। बबीता के भाई का बाद में यह भी आरोप था कि उन दोनों लड़कों ने शायद बबीता के साथ तंबू के भीतर कुछ अमर्यादित हरकत करने की या उसे जबरदस्ती नशा कराने की कोशिश की होगी, जिससे तंग आकर वो उस काली रात में बाहर बैठने को मजबूर हुई। जब बबीता उस पेड़ के नीचे अकेले बैठी थी, तभी वहां से गुजर रही एक 13 साल की छोटी बच्ची की नजर उस पर पड़ी, जो अपनी फैमिली के साथ वहां ट्रैकिंग पर आई हुई थी। उस छोटी बच्ची ने बबीता को आधी रात को अकेले पेड़ के नीचे बैठा देखा तो वो उसके पास गई और कहा कि दीदी, बहुत ज्यादा रात हो चुकी है और यहाँ ठंड भी बहुत है, आप अपने तंबू में जाकर सो क्यों नहीं जाती? इस पर बबीता ने कहा कि हाँ छोटी, तुम जाओ और सो जाओ, मैं बस थोड़ी ही देर में अपने तंबू में चली जाऊंगी। बबीता की यह बात सुनकर वो बच्ची अपने परिवार के पास सोने चली गई, लेकिन बबीता वहीं बैठी रही और बबीता के वो दोनों दोस्त जिनके भरोसे वो आई थी, वो दोनों तंबू के भीतर शराब के नशे में चूर होकर सो गए। उन्होंने अपनी दोस्त को वापस बुलाने की जहमत तक नहीं उठाई, जो रात के अंधेरे में अकेले बाहर बैठी थी। अगली सुबह करीब 5 बजे जब हरमनपाल और हरमनप्रीत की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि बबीता तंबू के भीतर मौजूद नहीं थी। उन्होंने तुरंत बबीता के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन पहाड़ों के उस इलाके में फोन पूरी तरह से बंद आ रहा था। इसके बाद दोनों लड़कों ने तंबू से बाहर निकलकर गोई बेस कैंप के आसपास बबीता को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने वहां मौजूद अन्य ट्रेकर्स, स्थानीय गाइड्स और तंबू के मालिकों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी बबीता को सुबह के वक्त कहीं जाते हुए नहीं देखा था। कुछ ही घंटों के भीतर यह खबर पूरे कैंप में फैल गई कि 90 लोगों की मौजूदगी और 30 तंबुओं के बीच से एक लड़की रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई है। हर कोई इस बात को सुनकर स्तब्ध था। जब ढूंढने के सारे प्रयास नाकाम हो गए तो हरमनपाल सिंह ने बबीता की सहेली अदिति को फोन लगाया और बताया कि बबीता कहीं नहीं मिल रही है। जब अदिति ने यह खौफनाक खबर सुनी तो उसने बिना एक पल गंवाए बबीता की मां को फोन करके पूरी सच्चाई बता दी। जैसे ही बबीता की मां ने यह सुना, उनके पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। घर में अचानक चीख पुकार मच गई। परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका यह था कि बबीता तो घर से यह झूठ कहकर गई थी कि वो अपनी सहेलियों के साथ जा रही है। बबीता का भाई हर्षित पांडे तुरंत उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गया और गोई बेस कैंप पहुंचकर स्थानीय पुलिस के साथ अपनी बहन की तलाश में जुट गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दयारा बुग्याल ट्रैक के उस पूरे रूट को सील कर दिया। पहाड़ों की उन दुर्गम खाइयों, घने जंगलों और बर्फीले रास्तों पर पुलिस और एसडीआरएफ का एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हाईटेक ड्रोन कैमरों की मदद से गहरी घाटियों की स्कैनिंग की जाने लगी और स्निफर डॉग्स को भी उस पेड़ के पास लगाया गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि खोजी कुत्ते भी एक निश्चित दूरी पर जाकर रुक जाते थे और आगे का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी दौरान पुलिस ने गोई बेस कैंप में मौजूद सभी 90 ट्रेकर्स और गाइड्स से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस की जांच का मुख्य केंद्र अब हरमनपाल और हरमनप्रीत बन चुके थे। पुलिस ने इन दोनों युवकों को हिरासत में लिया और उनसे अलग अलग बैठाकर बेहद सख्त पूछताछ शुरू की। जब पुलिस ने उनके बयानों को क्रॉस चेक किया तो अधिकारियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि दोनों के बयानों में कई जगहों पर बहुत बड़े विरोधाभास देखने को मिल रहे थे। बबीता तंबू से ठीक इस समय बाहर गई थी और सुबह उठकर उन्होंने क्या किया? इन सभी सवालों पर दोनों के जवाब अलग थे। बबीता का भाई लगातार पुलिस के सामने यह गुहार लगा रहा था कि उसकी बहन के गायब होने में इन दोनों लड़कों का ही हाथ है। वो सवाल उठा रहा था कि अगर बबीता रात को गुस्से में बाहर गई थी तो उन्होंने उसे अकेले अंधेरे में क्यों छोड़ दिया? पुलिस की टेक्निकल सेल ने जब बबीता के मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकाली तो पता चला कि उसका फोन तंबू से लगभग 200 मीटर दूर जाकर बंद हुआ था, जो कि उस पेड़ से भी काफी आगे का इलाका था। इस सुराग के बाद पुलिस ने रायथल गांव और गोई बेस कैंप के बीच के पूरे रास्ते के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। रायथल के एक कैमरे में ये तीनों साफ तौर पर ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। यह बबीता पांडे का आखिरी जीवंत रिकॉर्ड था।
इसके बाद पहाड़ों के किसी भी कैमरे या डिजिटल माध्यम में बबीता की कोई तस्वीर या सुराग सामने नहीं आया। मानो वो रायथल के बाद एक ऐसी दुनिया में चली गई जहां से डिजिटल ट्रेस मिलना बंद हो जाता है। दिन बीते जा रहे थे और बबीता का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ना उसके जूते मिले, ना उसका बैग और ना ही कपड़ों के टुकड़े जिससे पूरी पुलिस के पसीने छूट रहे थे। इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि बबीता पांडे को पहाड़ों पर भेजने वाली ट्रैकिंग एजेंसी प्रो माउंटेन एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही थी। प्रो माउंटेन नाम की यह एजेंसी सरकारी फीस बचाने और सुरक्षा जांच से बचने के लिए पुराने और एक्सपायर्ड परमिट्स पर लोगों के नाम बदलकर फर्जी तरीके से उन्हें पहाड़ों पर भेज रही थी। बबीता और उसके दोस्तों के नाम भी इसी फर्जी परमिट पर चढ़ाए गए थे। पुलिस ने तुरंत कड़ा एक्शन लेते हुए प्रो माउंटेन एजेंसी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया और उसके मालिक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन बबीता पांडे का रहस्य अभी भी जस का तस बना हुआ था। सोशल मीडिया पर तरह तरह की थ्योरीज बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था कि बबीता पहाड़ों की किसी गहरी खाई में गिर गई है, तो कोई कह रहा था कि उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। भाई ने मांग की कि दोनों लड़कों का नार्को टेस्ट कराया जाए क्योंकि वो सच छुपा रहे हैं। अगर यह कोई साधारण हादसा होता या किसी तेंदुए ने बबीता पर हमला किया होता तो पहाड़ों पर रक्त के कतरे या फटे हुए कपड़ों के टुकड़े जरूर मिलते। लेकिन जब कुछ भी नहीं मिला तो साफ जाहिर था कि इस पूरी घटना के पीछे किसी शातिर दिमाग की प्लानिंग थी। पहाड़ों का इतिहास भी ऐसे अनसुलझे रहस्यों से भरा पड़ा है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की मशहूर पार्वती वैली की बात करें, जिसे भारत का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है, तो वहां साल 2003 से 2023 के बीच लगभग 1078 लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो चुके हैं, जिनमें से 580 से ज्यादा मामले आज भी अनसुलझे पड़े हैं। बबीता पांडे का केस भी इसी खतरनाक और डरावने पैटर्न की याद दिला रहा था, जहां घने जंगल इंसानों को हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर लेते हैं। लेकिन पूरे 24 दिन बाद इस केस में एक ऐसा यू टर्न आया जिसने जांच की पूरी दिशा को ही पलट दिया और असली गुनहगार का चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। पुलिस को पता चला कि जिस दिन बबीता पांडे पहाड़ों से गायब हुई थी, ठीक उसी दिन उत्तरकाशी के इसी इलाके से एक 28 साल का युवक भी रहस्यमयी तरीके से लापता हुआ था, जिसका नाम अभिषेक चौहान था। जब पुलिस ने बबीता पांडे और अभिषेक चौहान के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की कड़ियों को आपस में जोड़ना शुरू किया, तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। पुलिस का ये अंदाजा है कि बबीता पांडे और अभिषेक चौहान एक दूसरे को पहले से बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उनके बीच काफी समय से बातचीत चल रही थी। अब इसको लेकर को पुख्ता बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर अभिषेक मिल गया तो बबीता का भी पता चल जाएगा। ऐसे में आपका इस पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर बबीता पांडे और अभिषेक चौहान साथ में भागे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।